नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में किए गए वादे के अनुसार मैं लाल किताब को कहानी के रूप में सुनाना ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ। पिछला एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बताया था मैंने आपको। इस वीडियो से मैं उदाहरण कुंडली द्वारा अपनी थ्योरी को समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, ये पहले भी मैं एक दो बार लगा चुका हूँ। मैं इस जातक से अच्छी तरह परिचित हूँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए लगाया है कि इसके लाइफ इवेंट्स से टैली हो जाए। आपको भी मैं इसी चीज़ को सलाह देना चाहूँगा कि आप भी अपनी कुंडली, अपने जान पहचान वालों की कुंडली से इसकी शुरुआत करें, इसको जांचने की, तो अच्छा इम्प्रेशन जाएगा इसके ऊपर। मतलब आप समझ पाएंगे इसको अच्छी तरीके से कि जिनके इवेंट्स को आप जानते हो। इसी तर्ज पे आप काम करिए, मेरी सलाह आपको यही है। यहाँ तक कि अगर आप स्वयं की कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। जैसा फैलाया जाता है कि आप अपनी कुंडली को अध्ययन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब एक और बात इम्पोर्टेंट कि मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहानी सुना के, ये ज़रूरी नहीं कि ये आप इसको 100% माने। ये मेरी विचारधारा है। मैं नए के खोज में ही हमेशा कोशिश करता हूँ, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। तो वो ज़रूरी नहीं कि आप सहमत ही हों इससे। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि मैं ये टोटली लाल किताब के ऊपर ही इसको बेस करके बना रहा हूँ। एक दो जगह जैसे कि पारंपरिक रूप से जो राशियाँ होती हैं उच्च नीच वाली पारंपरिक, वो लूँगा मैं, एक आध चीज़ और लूँगा। लेकिन ये 100% कह सकते हैं कि लाल किताब को बेस करके बना रहा हूँ। वैदिक कुंडली का मैं इसमें कोई लेना देना नहीं समझता। अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपसे इस चीज़ के लिए भी मुखातिब हूँ कि नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार की नवरात्रि दूसरे नवरात्रियों से बहुत भिन्न है। इस बार लोग खुशी के साथ साथ आतंक के साए में भी जी रहे हैं। मेरा ये मानना है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये देखा है कि जब दुनिया में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आना होता है, बहुत बड़ा मतलब ऐसे छोटे मोटे नहीं, रिमार्केबल परिवर्तन आना होता है, तब अचानक एक महासंकट दुनिया पर मंडराने लगती है। ये देखा है मैंने। जिस प्रकार आप देखिएगा कि जब भोर की किरण फूटती है, भोर होने लगता है, तो उसके ठीक पहले अंधकार बहुत घना हो जाता है, उसके बाद भोर की किरण फूटती है। इसी प्रकार दुनिया में जब भी बहुत बड़ा और अत्यंत शुभ परिणाम, जैसे भोर, अंधेरा जब गहराता उसके बाद भोर होता है, तो शुभ परिणाम जब आता है तो अपना ये इस प्रकार की एक मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत मंडराने लगती है। यही मेरा कंक्लूजन है कि हम उसका इंतज़ार करें। हमारा जो जीवन है, मानव जीवन, एक फिल्मी कहानी जैसा ही है। मानव जीवन कुछ भी हकीकत नहीं लगता मुझे इसमें। लोगों ने भी बोला हुआ पहले भी। इसमें क्या है कि आपका जीवन जो है एक सिनेमा का स्क्रीन या पर्दा जिसको कहते हैं वो है। उस पर एक फिल्म प्रोजेक्ट हो रही है। वो प्रोजेक्ट होके कहाँ से आ रही किसी को नहीं मालूम। और इस फिल्म का नाम रख लेते हैं हम ज़िंदगी का सफ़र। फिल्म तो पहले से ही बनी हुई है, बस वो पर्दे पे दिखाई जा रही है। फिल्म समाप्त जब हो जाती है तो एक पर्दे पर ब्लैंक छा जाता है, वाइट पर्दा दिखने लगता है, और इसके बाद दूसरी फिल्म उसमें आने लगती है। यही पुनर्जन्म का फंडा है कि एक फिल्म गई, दूसरी फिल्म चालू हुई, और ये पुनर्जन्म उसी का है जो आदमी देख रहा है उसको। तो इस प्रकार ये समझ लीजिए कि फिल्म तो बनी हुई है, बस हम अलग अलग टाइम पे स्क्रीन पे उसको प्रोजेक्ट होते देख रहे हैं, सिर्फ बारी का इंतज़ार है। तो इस जीवन के बारे में लाल किताब की कहानी मैं इन लाइनों से शुरू कर रहा हूँ। वो ये है कि विधि ने लिखा जीवन का गीत, ग्रहों ने दिया इसे अपना संगीत। राहु केतु बने साजिंदे,
शनि ने गाया मुकद्दर का गीत। इन पंक्तियों में ही मैंने वह फ़िलासफ़ी बताया है जिसके आधार पर हम इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे, लाल किताब के सफ़र में कहानी के रूप में। हमने इसको सेंटर बनाया हुआ है 11वें खाने को, जो कि जहाँ पे शनि की अदालत लगती है। शनि के इशारे पर रीडर या अन्य कोई डेजिग्नेटेड जो अदालत का आदमी है वो आवाज़ लगाता है किनको जिनका मुकदमा यहाँ है। उनमें सफाई पक्ष का वकील भी है, अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होता है, जो जिसके ऊपर आरोप लगा है वो है, मतलब जातक। तो ये जो रीडर का जो भूमिका है कौन करता है? ये जो आवाज़ लगाता, हाजिर हो करके। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, सुन रहे हैं कि आजकल वो बाहर डिस्प्ले में आएगा, तो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हाजिर होकर रूप तो एक रहता ही है। तो ये कौन करेगा? ये करता है 11वें घर में जो मतलब जो ग्रह बैठा है। मान लीजिए 2 या 3 ग्रह बैठे हैं, एक नहीं 2 या 3 बैठे, तो आवाज़ कौन लगाएगा? आवाज़ वही लगाएगा जो ग्रह डिग्रीज के हिसाब से ज़्यादा पावरफुल होगा, तो वो आवाज़ लगाएगा। और अगर ये घर खाली हो तो क्या होगा? अगर ये घर खाली हो तो पारंपरिक रूप से 11वें घर में जो राशि आई हुई है उसका जो मालिक है वो इसकी जिम्मेदारी उठाएगा और वो आवाज़ देगा हाजिर होने का कि फ़लाँ फ़लाँ हाजिर हो करके, क्योंकि ये लगी हुई है। सरकारी वकील मुलजिम अदालत में आते हैं और मुकदमा शुरू होता है। मुंसिफ जो शनि है, आप देखिए मैं आपको कोई कहानी ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन इसमें छिपी हुई चीज़ भी आप समझते चलिए। मुंसिफ शनि, जिसको हम न्यायाधीश शनि भी बोलते हैं, कि हाथ में लिखने के लिए एक कलम है। ये कलम किसकी है? गुरु की है। गुरु ने वहाँ कलम का रूप धारण किया है। और दावात जो है वो बुध का है, और उस दावात के अंदर जो स्याही भरी हुई है वो चंद्र है। ये आप देखिए एक बड़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनी है कि कहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे चंद्र का है, चंद्र दावात के अंदर है। बुध जो है दावात का कारक बन गया, उसके अंदर कोई चीज़ है, कंटेनर टाइप का है, और कलम गुरु का बन गया। आवाज़ लगाई 11वें घर में स्थित ग्रह ने या उसके मालिक ने। तो ये चीज़ हुई। अब हम और आगे बढ़ के बताते हैं कि ये जो मैं कुंडली लगा रहा हूँ, ये आप देखेंगे इसमें हम दोनों मैंने मार्क कर दिया है कुछ कुंडली पे। पारंपरिक ज्योतिष का लग्न भी है और लाल किताब का जो होता है। तो पारंपरिक को मैंने हरे रंग के डिजिट्स में रखा है और काला रंग जो है लाल किताब में ही चल रहा है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 11वें घर पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं हम कि 11वें घर पे अदालत लगी है। तो यहाँ पे मंगल ने शनि का प्रभाव लिया। कैसे लिया? क्योंकि लाल किताब की थ्योरी ही है कि जो 11वें घर में जो भी ग्रह आएगा उस पर वही प्रभाव होगा जो शनि का है, और वह प्रभाव वहाँ पे जाएगा जहाँ पर गुरु है। और ये थोड़ी टिपिकल कुंडली मैंने इसलिए लिया कि थोड़ा ये समझने में और अच्छा रहेगा। तो मंगल यहाँ पर स्थिति आप देखिए इस कुंडली में कि मंगल 11वें घर में है और उसने शनि का प्रभाव लिया और कहाँ चला गया? ये प्रभाव गुरु पे। अब यहाँ देखिए 9वें घर में गुरु भी मौजूद है, शनि भी मौजूद है, इसलिए मैंने इसको टिपिकल कर लिया। तो यहाँ कॉम्बिनेशन शनि मंगल गुरु का बन गया, 3 चीज़ों का। अब मंगल की दृष्टि जैसे बोले जाते हैं कि अपने से स्वयं से 4, 7, 8 घरों में जाती हैं, अर्थात दूसरे, 5वें और 6ठे घर इस कुंडली के केस में जा रही है। अर्थात 2, 5, 6 में मंगल प्लस शनि का प्रभाव भी जा रहा है। अब आप ध्यान से सुनते जाइएगा, इसको बड़े ध्यान सुनना है। हालांकि कहानी के रूप में मैंने दिया है, मैं इसको और भी स्मूथ करने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा आप भी इसमें अपना सहयोग दीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए ज़रूर। चाबी मैंने कहा 9वें घर से डिराइव करते हैं, 9वें घर में गुरु के पास है। अब इस चाबी से
अब और हमने बताया था कि और 3 और भी कुछ कमरे होते हैं जहां हम इसको खोलेंगे। तो गुरु की दृष्टि 5, 7, 9 घरों पे जाती है। अर्थात इस कुंडली के केस में 1, 3, 5 घरों के कमरों को खोल कर दें। कमरे क्या है, वो खाने हैं, और उनको खोल कर देखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि उस कमरों के आगे पहुंच के आप ये मत देखिए कि ये बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके दरवाजे बहुत अच्छा है, नक्काशी किया हुआ है, सोने चांदी के पतरे चढ़े हुए, चकाचक दिख रहा है। ऐसा नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि आपने ऊपर से देख लिया कि ये ग्रह बहुत उच्च का है, बहुत बढ़िया फलदायक है, राजयोग बना रहा है, आपने मान लिया कि ये सब अच्छे ही हैं, राजयोग कारक हो गए। ऐसा नहीं है। राजयोग सिर्फ दरवाज़ा देख के नहीं करना है। आप उस दरवाजे के अंदर जाएंगे तब समझ में आएगा कि उस कमरे के अंदर कुछ है कि नहीं है, या कमरा साफ है कि गंदा है, अर्थात हकीकत क्या है ग्रह की। इसको जानने के लिए आपको कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा जो लाल किताब में है, जैसे जड़ को देखना, उसके ऊपर दृष्टि को देखना, ये सब देखना पड़ता है। अब हम इसको विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं कुंडली की। अब गुरु 9वें घर में बुध से प्रभावित है ही है। क्यों प्रभावित है? क्योंकि पारंपरिक, मैंने कहा था पारंपरिक मैं थोड़ा अंश में लूँगा, पूरा नहीं लूँगा, बाकी सब लाल किताब का रहेगा। तो पारंपरिक कुंडली का जब देखते हैं इसमें, तो ये 9वें घर में बुध की राशि कन्या पड़ी हुई है। वैसे भी काल पुरुष कुंडली के अनुसार 9वें घर में बुध के अंडे का जन्म होता है, शुभ होता है। ये बुध का अंडा यही पैदा होता है, और कन्या राशि तो है ही है, इसका मालिक भी बुध है। इसके अतिरिक्त तीसरे घर की दृष्टि भी 9 पर है। यहाँ पे आप जो तीसरा घर जो होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, तीसरा घर मंगल कारक है लेकिन बुध मालिक है, वहाँ पे 3 नंबर आता है। तो हम ये दोनों सिस्टम मिला के चल रहे हैं सुविधा अनुसार। तो तीसरे घर का मालिक काल पुरुष कुंडली बुध ही है, अर्थात गुरु एक दायरे में बंधा हुआ है। मतलब गुरु फ्री नहीं है। गुरु अच्छा ज़रूर है अपने घर में बैठ के, लेकिन उसको फ्री हैंड नहीं मिला हुआ है, वो बुध के दायरे में बंधा हुआ। एक लिमिट के बाद उसको बुध बांध के रख लेता है। और वैसे भी ये लाल किताब के उसमें ही है कि गुरु 6ठे घर तक तो ठीक है अपने हिसाब से, 7वें के बाद उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती चली जाती है, 7 से लेके 12 तक। मतलब उसमें होता क्या है कि आदमी अच्छा भी होता है, और कई दफ़ा बहुत परोपकार के काम करता है, और परोपकार के काम करने के बावजूद उसको बदनामी हासिल होती है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है, प्रिकॉशन दिया जाता है कि आप जो भी परोपकार के कार्य करें, पहले ये तो देख ले जिसके ऊपर आप परोपकार कर रहे हैं वो उसके लायक भी है या नहीं, अदरवाइज़ बदनामी तो पक्की होती है। 7 से लेके 12 घर के बीच में जब भी ये चलता है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है। अब जो यहाँ पर है गुरु दायरे में बंधा बोला, ये मैंने स्क्रिप्ट इसलिए बनाया है कि कई चीज़ें बगैर स्क्रिप्ट बनाए मिस हो जाती हैं। तो अब केतु देखिए, केतु जो है लगन में बैठा है। केतु चंद्र से 12वां है। केतु चंद्र से 12वां है। इसके बारे में और आगे बताऊंगा क्या है इसका। अर्थात हाउस ऑफ निगेशन, मतलब किसी चीज़ को जो मना करता है, किसी इवेंट को, उसका 12वां घर होता है। जैसे एक के दूसरे के लिए एक होता है, तो केतु एक घर में बैठ गया है। यही शनि के प्रभाव से युक्त गुरु, सूर्य एवं बुध से 12वां है। गुरु अर्थात ये बंधा हुआ है बुध के द्वारा। गुरु पूरी तरह से फंक्शन करने में रुक जाता है। यही गुरु केतु पर भी अपनी दृष्टि डाल रहा है, और केतु चंद्र से 12वां है। पूरी लाइन ये है, अर्थात हाउस ऑफ नेगेशन में है केतु। यही शनि के प्रभाव से युक्त सूर्य, गुरु, सूर्य और बुध से 12वां है। ये भी है इसमें, ये चीज़ शामिल हो गई इसमें, हाउस ऑफ नेगेशन कहलाता है। शनि से प्रभावित मंगल की दृष्टि, शनि का प्रभाव आपको पता ही है क्यों है शनि का प्रभाव। मंगल की दृष्टि दूसरे घर में स्थित चंद्र पर है। इसके हिसाब से चल रहा हूँ मैं। अर्थात
चंद्र शनि की युति का फल बन गया। इस युति का प्रभाव 8वें घर में स्थित शुक्र पर भी गया। दूसरे का प्रभाव 8वें जाता है, आपको ही मालूम है। शुक्र स्त्री का कारक है। शुक्र जो है, अब आप देखिए एक से एक जो धागे बंधे हुए हैं। शुक्र हाउस ऑफ प्रोफेशन मतलब नौकरी व्यवसाय, इसका जो 7वें घर में 10वें घर में शुक्र की राशि तुला है, इसलिए शुक्र हाउस ऑफ प्रोफेशन का भी कारक बना हुआ है और शनि से रिलेट होने का कारक तो हो भी गया। इस ये देखिए हमने 11वें घर में स्थित तिलस्म को देखा कि इसमें क्या क्या है। अब देखिए हम 11वें घर पे देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है, जो 11वें घर के तिलस्म मौजूद है, वो ये चीज़ें हैं। मतलब मंगल, गुरु, शनि, चंद्र, शुक्र अभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं और बुध, ये इनकी चीज़ें 11वें घर के उसमें खजाने में मौजूद हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करके जातक को फाइनल रिजल्ट क्या देगी वो बात अलग है, वो तो हम धीरे धीरे इस पे आएंगे। लेकिन मैंने 11वें को ही टारगेट कर रखा है कि ये तिलस्म में। राहु केतु की बात मैंने इसलिए की कि केतु कैसे भी हो, इसमें एक वकील सफाई है। ये पिछले दरवाजे से हमेशा एंट्री लेता है और पूर्वजन्म के कर्मों का पूरा लेखा जोखा लेके, खाता लेके आता है। राहु जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम करता है, वो विरोध करता है और केतु ये कुछ कोशिश करता है कि उसका जो मुवक्किल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। इसीलिए ये कहते हैं कि केतु जो है 11वें घर में सबसे अच्छा होता है। ये देखना, ये चल रहा अभी देखना बाकी। चूंकि वकील सफाई के पास तख्त पर बैठे होने के कारण और शनि की मकर राशि में होने के कारण काफ़ी कुछ इकट्ठा हो गया है। अब मैंने आपको बताया कि केतु जो है वकील सफाई है, वो जितने कोशिश करता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट मैं इकट्ठा करूं और 11वें घर के अदालत में शनि के सामने ले जाऊं। तो ये केतु जो है, अब आप देखेंगे पारंपरिक कुंडली में देखेंगे कि पहले घर में मकर राशि, मकर लगन है ये, तो केतु यहाँ बैठ के क्या करता है, शनि से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं अभी तक डॉक्यूमेंट मिली हैं सब उसके पास आ जाती हैं। जब अभी तक जितने ग्रहों की बात की है शनि से आएगी। शनि 10वें घर का भी मालिक कारक है, मतलब धोखे वाला ग्रह माना जाता है, मतलब अच्छी बुरी चीज़ों का भी उसके पास संग्रह है। और केतु इन सब चीज़ों को लेके अदालत में उपस्थित होता है। वहीं सरकारी वकील राहु सरकारी वकील है, सप्तम में 7वें घर में बैठ गया है। पारंपरिक कुंडली के अनुसार कर्क राशि का है। अब देखिए आप लाल किताब के 42 एडिशन में ये बोला कि इसको नकारा नहीं है, पारंपरिक राशियों के महत्व को नकारा नहीं गया, उनको भी उच्च नीच राशि के डिटर्मिनेशन के लिए लिया गया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि लाल किताब में पारंपरिक राशियों को नकार दिया गया है। मैं इसी सिद्धांत को मानता हूँ, इसलिए इसके हिसाब से मैं वो कर रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। हालांकि ये ने बताया कि ये पारंपरिक से बिल्कुल हटके है। तो राहु चंद्र के उसमें बैठा है, कर्क राशि में है। और लाल किताब कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, की शिकायतों का फहरिस्त लेकर शनि की अदालत में हाजिर है। ये मतलब शिकायतों की फहरिस्त ले लिया इसने। ये वृश्चिक राशि कहाँ से आई? 11वें घर में जो पारंपरिक राशि है वो वृश्चिक है। तो इसी के लिए मैंने ये लिखा है इसमें कि लाल किताब कुंडली के अनुसार वृश्चिक जिसका स्वामी मंगल है कि शिकायतों का फहरिस्त लेकर शनि की अदालत में हाजिर हो गया है। अब हमें 11वें घर में इकट्ठे इतनी चीज़ों का जो मिल गया है, राहु केतु का तो मिल गया, एक सफाई
वकील सफाई है, दूसरा आरोप लगा रहा है। अब हम आते हैं इसमें कि जो 10वां घर धोखे का कहलाता है। धोखे का मतलब ये नहीं होता कि वो ग्रह हमेशा गलती करेगा, वो एकदम से अचानक कुछ कर बैठता है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। यहाँ धोखे का जो मालिक जो है, जैसे 10वें घर का मालिक शनि है, लेकिन इस कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अब ये सूर्य और बुध का जो प्रेजेंटेशन होगा, बुध तो चलो एक तरफ रह गया, लेकिन सूर्य शनि से उनका आपस में दुश्मनी है। लेकिन इसलिए क्या होगा कि जो पूरा फल है गुरु शनि का इस फल इसमें 9वें का, वो कहीं ना कहीं अपना अवरोध होता ही है। तो मैंने जैसा बताया, अब क्या है कि ये आप देखिए कि मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया, लेकिन अब इस वीडियो में पूरा तो देना मुश्किल हो रहा है, तो मैं वो पॉइंट बता देता हूँ जो मैं अगले वीडियो में इसी पे आऊँगा, इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो ये 7 पॉइंट हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। पहला तो है जातक का बचपन, 12 वर्ष की आयु तक कैसा है। फिर इस जातक की इंटेलिजेंस या बुद्धि। तीसरा होगा शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि, संघर्ष और सेटबैक्स। चौथा होगा अच्छी नौकरी सीधे मिली या संघर्षों के बाद मिली। पांचवा होगा विवाह एवं वैवाहिक जीवन। छठा होगा संतान और सातवां होगा यश और सम्मान। ये इन चीज़ों पे ही मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें करने बैठ जाऊँगा तो बहुत लेंदी बन जाएगा और ठीक नहीं रहेगा। तो तब तक आप इस वीडियो को थोड़ा सा इस तरह से पढ़ के, सुन के और ऑब्ज़र्व करके अपने ओपिनियन बनाइए और मुझे बताइए ज़रूर कि ये कैसा लगा आपको। मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे ये मुझे और कहानी कहने का वो जज्बा मिलता जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करता जाऊँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ जल्द।